नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं बिहार असम्बली इंतखाबात से। जी हाँ, बिहार असम्बली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 मरहलों में बिहार में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। जैसे ही इंतखाबात की तारीख़ों का ऐलान हुआ, उसी के साथ ही बिहार में जो है जो सियासी पारा है वो उरूज पर पहुंच गया। अहम बात यह है कि एनडीए ने बहुत ही कम वक्त में एनडीए की जो शराकतदार पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी और जेडीयू जो है अहम सियासी जमातें हैं, इन सियासी जमातों ने जो सीट शेयरिंग का मामला है, सीटों की तकसीम का मामला है, उसको अंजाम दे दिया है। जो इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू जो है वो 101 और 101 ये दोनों भी जो है बिल तरतीब 101 सीटों पर ये जो है इलेक्शन अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और चिराग पासवान ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने अपनी जो मतालेबात थे एनडीए में शामिल रहने के, वो मतालेबात को उन्होंने पूरा कर लिया है। चिराग पासवान को इस मरतबा 29 सीटें मिली हैं। हम अपने नाजरीन को बता दें, पिछले जो 2020 के बिहार असम्बली इंतखाबात थे उसमें चिराग पासवान ने अलहदा तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था और उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर जेडीयू को नुकसान पहुँचाया था। तो नाजरीन, इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। यकीनन देखिए, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि जो है बहुत ज़्यादा उलझन वहाँ पे पाई जा रही थी, ख़ास तौर पे जो है चिराग पासवान के मसले को लेके। चिराग पासवान ने तो जो है अभी तो 29 पे फाइनल हुआ है उनका, लेकिन उन्होंने 60 सीटें मांगी थी। उन्होंने कहा था कि 60 सीटें मुझे चाहिए, उससे कम पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो बहरहाल जो है मांझी हैं, जो बीजेपी के एक और अलाई हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा था कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, एनडीए के साथ हूँ, और वो कितनी सीटें देंगे वो उनकी मर्जी है, मैं डिमांड नहीं जितेंद्र करूँगा। उपवाहा क्या है, कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा और जी, जीतन मांझी, ये लोगों को 2 6 6 सीटें अलाट की गई हैं इस मरतबा। वही देखिए, मसला यहाँ पे बीजेपी को हो रहा था। एक तो जेडीयू से मसला था बीजेपी को। जेडीयू का जो है रवैया आखिरी दिनों में जब इलेक्शन का डेट आ गई थी तो रवैया बदल गया था। तो बीजेपी को जेडीयू से मसला हो रहा था। और फिर जो है चिराग पासवान ने तो खुल के कह दिया था कि मैं जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो बहरहाल जो है अब यहाँ देखिए, तो सोचा ये जा रहा था, या फिर यह है एक ख़्याल ये किया जा रहा था कि बीजेपी अपने जादुई आंकड़ा जो है वहाँ पे इक़्तिदार हासिल करने का, उस आंकड़े के हिसाब से सीटें वो सबसे ज़्यादा सीटें वो लेगी। उसके बाद जो है बाकी सीटें जो है वो बांटेगी दूसरों में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 249 गालिबन जो है 243 या 241 का जो है एक वहाँ पे सीटें हैं मुकम्मल बिहार में, जिसमें से आधी सीटें का मतलब ये होगा कि 125 सीट जो जादुई आंकड़ा है, जो इक़्तिदार हासिल करने का जो है निशाना है। तो क्या बीजेपी के हलकों से ये बात आ रही थी कि हमको उतनी सीटें लेनी हैं जितने से कि हम अपने तौर पे तन्हा इक़्तिदार में आ सकें। तो ये जो है अफवाहें गश्त कर रही थी कि बीजेपी 130 पे खड़ी होगी, बाकी सीटों को जो है वो इन तीन जो इनके अलाई हैं वहाँ पे, इन 3-4 लोगों में वो बाकी सीटें बांटी जाएंगी। लेकिन बहरहाल बीजेपी को अपने कदम पीछे लेने पड़े। 101 सीटों पे वो इलेक्शन लड़ रही है। फ़ैसला जो इत्तेफाक राय हुआ है, 101 पे जो है जेडीयू जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, और बाकी की जो बची हुई सीटें थी उसमें से 29 सीटें जो है पासवान को क्या दे दी गई हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि सज्जाद साहब के जो जी जो प्लान है, जी हर पॉलिटिकल पार्टी का एक प्लान भी होता जी है। जहां तक हमने देखा है कि बीजेपी खास तौर पर बिहार में जी 44 सीटों पर कामयाबी के बावजूद भी ये मजबूर हो गई नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने।
जी क्योंकि बिल्कुल। पिछला 2020 का जो इलेक्शन था, जो जी नीतीश कुमार की जो छवि बनी है जी पलटू राम के तौर पर, जी जैसा बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें लक़ब दिया था जी पलटू राम का, तो वो पलटू राम की छवि की वजह से जो जी सियासी खलाबाजियां उनकी रही, जी 20 साल से वो मतलब बिहार की रियासत पर काबिज है वो जी बिहार। बिल्कुल और बिल्कुल। वहां पर जो ये सारे मामलात निकल कर सामने आए 2020 के बाद, जी उन्होंने जेडी आरजेडी से हाथ मिलाया, फिर जी आरजेडी से छोड़कर फिर बीजेपी से बीजेपी। उन्होंने हाथ मिलाया, फिर वापस एनडीए के खेमे में वापस आए वो। जी लेकिन 44 सीटें जीतने के बाद, जी सिर्फ महज 44 सीट अपने पास जी रखने के बावजूद भी जेडीयू को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा, जी जेडीयू का बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर जी बीजेपी बिल्कुल। को बनाना पड़ा। जी दो चीजें ये इसके पीछे है, हम ये समझ सकते हैं कि जी 12 जो अराकीन पार्लियामेंट हैं बिहार के, जी वो जो जेडीयू के कब्जे में है, वो जी उनके चले जाने का एक खौफ है बीजेपी खौफ है को। जी और बिल्कुल। वो खौफ की सियासत हमने देखा है कि बीजेपी वहां नहीं करती, जी बेखौफ की सियासत से वो निकलने की कोशिश करती है। जी तो बिल्कुल। 29 सीटें जो इजाफा हुए हैं चिराग पासवान के लिए, जी तो क्या एक सियासी चाल नहीं हो सकती बीजेपी की बिल्कुल हो सकती कि भाई है। आने वाले दिनों में आप नीतीश कुमार को बिल्कुल दरकिनार साइड कर लाइन देंगे? करना है। 125 का जो जी जादुई आंकड़ा है, ये जी दोनों अगर मिलकर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो मराहत जो है जेडीयू को बीजेपी ने दिए हैं जी बहैसियत चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर चिराग पासवान को बनाकर, इस तरीके की कोई मंसूबा साजी तो बिल्कुल बीजेपी हो की नहीं हो सकती है। सकती। देखिए रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर बीजेपी 100 सीटें भी हासिल कर लेगी वहाँ पे बिहार में, तो फिर वो चिराग पासवान और दीगर कुछ लोगों को लेके, वैसे भी राम मांझी और जो है कुशवाहा को उन्होंने 6-6 सीटें दे दी हैं। ये तीनों पार्टियां जो है बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो राम मांझी हो। राम मांझी तो जो है किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी साथी थे। लालू प्रसाद यादव ने उनको चीफ मिनिस्टर भी बनाया था, लेकिन बाद में वो जो है कलाबाजी खा गए, जिसका नतीजा है कि आज उनकी जो है अहमियत इतनी जो है कमज़ोर हो गई है बिहार की सियासत में कि उन्होंने इलेक्शन के ऐलान, तारीखों के ऐलान के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, आपका डिमांड क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई डिमांड नहीं है, मैं एनडीए में हूँ। अगर एनडीए बीजेपी मुझे एक भी सीट नहीं देती है तो भी मुझे एतराज़ नहीं होगा। मतलब ये पोजीशन उनकी हो गई है। जी। हम कह सकते हैं कि इतनी ख़राब उनकी पोजीशन हो गई है कि वो कोई डिमांड करने के मौक़िफ़ में ही नहीं रहे हैं। वो हालत उनकी हो गई है। देखिए बीजेपी हमेशा जो है कहा गया है, माज़ी में भी कहा गया है कि बीजेपी जिसके साथ हाथ मिलाती है उसका खात्मा कर देती है। तो जेडीयू के साथ भी बीजेपी की आँख मशोली जारी है। और यकीनन आपने जो सवाल किया है, अगर कल को जेडीयू की सीटें घट जाती हैं और बीजेपी और रामविलास पासवान की सीटें इन लोगों के जो जो मुकाबला कर रहे हैं उस हिसाब से इनको सीटें मिल जाती हैं, तो यकीनन जो है पलटू राम का भी सफाया हो जाएगा। देखिए ये जो बीजेपी की ये पॉलिटिक्स है, ये जी सियासत है, इस सियासत से चिराग पासवान को भी चौकन्ना रहना चाहिए। जी बिल्कुल। चौकन्ना बिहार की सियासत का जहाँ तक सवाल है, जी तो वो बिहार की सियासत में एक अपना मुतबादिल अल्टरनेट, जो जरा बीजेपी के पास हमेशा प्लान बी होता है, जी ऐसा ही वहाँ की जो रियासती पार्टियां हैं जी उनको भी प्लान बी अपना साथ रखकर चलने की ज़रूरत है। जी इधर दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया ब्लॉक का खेमा है उसमें भी सीट शेयरिंग के मुताल्लिक आज जी गालिबन मैं समझता हूँ जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं जी उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी और दीगर जो सियासी जमातें इंडिया ब्लॉक में हैं वो बैठकर सीट शेयरिंग के मामले को तय करेंगे। जी लेकिन ये तमाम मामले में एक अहम चीज़ जिसको मीडिया मुसलसिल दरकिनार कर रहा है, मरकजी धारे का मीडिया दरकिनार कर रहा है, जी वो है जन स्वराज पार्टी। जी प्रशांत किशोर की जो पार्टी जी है, हालांकि पहली मर्तबा वो इलेक्शन में उतरी है, मगर उन्होंने भी अपनी दूसरी फहरिस्त का जो है वो ऐलान आज कर दिया है। उन्होंने जी अपने जो दूसरे फेरिस के उम्मीदवारों का ऐलान उन्होंने कर दिया है। लेकिन आप देखिए, अब अगर कोई अहम रोल अदा कर सकते हैं जी बिहार की पॉलिटिक्स में, जो बिहारी चेहरा है, जी बिहारी चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ने तो अपनी छवि को बहुत खराब किया, खराब कर लिया है, बहुत खराब किया बहुत है। खराब कर लिया और जिस तरीके से एनडीए का हिस्सा बनकर रामविलास पासवान की विरासत को आगे ले जाने का काम
चिराग पासवान का था, जी। वो भी कर नहीं सके क्योंकि वो जो एनडीए ब्लॉक में आए और वो दब गए। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक तरफ से एनडीए बीजेपी और दूसरी तरफ से जेडीयू ने उन्हें दबाने की कोशिश की और वो दोनों सियासी जमातें कामयाब रहे। जी बिल्कुल। एक चेहरे के तौर पर बिहार के जो है वो तेजस्वी यादव जो है जी। वो अपनी शबीह बिहारी चेहरा बताने में वो जी कामयाब रहे कामयाब हैं। रहे। लालू प्रसाद की विरासत को आगे ले जाने का जो जी उनका काम था उसमें बड़ी हद तक वो कामयाब हुए कामयाब हैं। हुए हैं यकीनन। जो जेडीयू नीतीश कुमार को जो नुकसान हुआ है ये पूरे पॉलिटिकल जी उसमें, तो उसका जो मुतबादिल के तौर पर क्या हम जन स्वराज को नहीं देख सकते, प्रशांत किशोर को देखिए नहीं देख सकते? यकीनन देखिए प्रशांत किशोर का मसला क्या है कि उन्होंने अभी अभी पार्टी बनाई है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने अभी अभी इलेक्शन से करीबन 1 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाई और 1 साल से वो मीडिया में है। और आपको ये जानकर हैरत होगी या फिर आप ये देखकर जो है हैरतज़दा हो जाएंगे कि उनको मीडिया ख़ास तौर पे गोदी मीडिया बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रहा है। हर दिन उनकी बाइट आती है, हर दिन उनका बयान आता है, हर किसी पे वो तनकीद करते नज़र आते हैं। वो मोदी को भी बुरा भला बोल रहे हैं, वो अमित शाह को भी बुरा भला बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी को भी बुरा भला बोल रही हैं। तेजस्वी यादव के मतलब एक इतनी सख्ती से वो जो है तनकीद करते हैं बीजेपी पे और तेजस्वी यादव पे और कांग्रेस पे, उसके बावजूद गोदी मीडिया उनको प्रमोट कर रहा है। तो इसका मतलब जैसा कि आपने कहा कि उनको मैदान में छोड़ा गया है। उनका काम जो है जीतना या इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, ऐसा मालूम होता है कि उनको वोट काटने के लिए मैदान में छोड़ा गया है। 100, 200, 300, 400 जहाँ भी जो है नेक टू नेक मुकाबला है वहाँ 100-200 वोटों का मामला होता है। 100-200 वोट अगर ये काट ले जाएंगे तो बीजेपी जो है वहाँ से निकल सकती है। इसीलिए एक और चेहरा बीजेपी ने, जाहिर सी बात है देखिए जेडीयू और जो है चिराग पासवान, ये 2 बड़ी जमातें थी वहाँ की। लालू प्रसाद के बाद आरजेडी के बाद अगर बिहार में 2 बड़ी जमातें थीं माजी की अगर हम बात करेंगे तो रामविलास पासवान की पार्टी थी और फिर जो है जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी थी। ये 2 पार्टियां बड़ी पार्टियां थीं। तो बीजेपी ने दोनों पार्टियों को अपने जो है इंडिया ब्लॉक में ले लिया है। अब राम मांझी और कुशवाहा की आज भी कोई इमेज नहीं है, पहले भी नहीं थी। अब ये बीजेपी और जो है जेडीयू के जो है रहम करम से अगर ये 2-3 सीटें ले आते हैं। कुशवाहा की सियासत तो उस वक्त जी। मुतासिर हो गई थी जब 2020 का जो इलेक्शन था उन्होंने जी। एमआईएम के साथ हाथ मिलाकर अलायंस इलेक्शन किया लड़ा, था। अलायंस जी। में लड़ा था। तो उसके बाद से जो कुशवाहा की जो जी सियासी विरासत है वो पूरी खत्म हो चुकी ख़त्म थी। हो गई बिल्कुल। यहाँ पर एक अहम बात सज्जाद साहब है, जी। मुझे जो समझ में आ रहा है जी। बिहार के इंतखाबात के मुतालिक जेडीयू को एक बड़ा नुकसान होने वाला है जी। ये मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात में। जी बिल्कुल। कुछ हिस्सा जो है या तो फिर वो जाएगा आरजेडी के पास, जी। क्योंकि बिहारी फैक्टर के तौर पे जो नुमाइंदगी बिहार की ये कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, मतलब कौमी सतह पर वो नुमाइंदगी से मुतासिर होकर कुछ हिस्सा जो है वो आरजेडी के पास जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो हासिल करने में जन स्वराज पार्टी कामयाब होगी। और जन स्वराज पार्टी से जैसा कि कहा जा रहा है कि वो मतलब उतारे गए हैं, वोट कटवा के तौर पे उतारे गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं जो देख रहा हूँ मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कि मेरी सोच, मेरी फिक्र और जो मेरा तज्जिया है वो गलत भी साबित हो, मगर मुझे जो लग रहा है कि वो प्रशांत किशोर से जो है जेडीयू को बड़ा नुकसान हो सकता है इस मर्तबा जो इंतखाबात होंगे उसमें। यकीनन देखिए मसला देखिए एक मसला क्या है कि कहाँ कैसे क्या गेम हो जाता है अंदाज़ा नहीं होता, खास तौर पे और फिर अमूमन देखा गया ये है कि कोई एक मकसद से उतारा जाता है और होता है उसके नतायज कुछ और निकल जाते हैं। बिल्कुल। एक और यही देखिए सियासी बिसात है, हमेशा कहा गया है कि सियासी बिसात में हर कोई अपनी चाल चलता है, लेकिन कब चाल गलत हो जाती है, कब किसका नुकसान हो जाता है, इसका अंदाज़ा गेम शुरू होने के बाद कोई नहीं लगा सकता। गेम शुरू होने के बाद किसकी चाल गलत हो गई, कौन किसके झांसे में आ गया, कौन जो है जीत गया, कौन हार गया, ये जो है ये शतरंज की चालें ये आम तौर पे हमेशा से कहा गया है। माजी में भी आप देखिए सन 1900 अगर जो है हम 50 के बाद से जब से जमहूरियत यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में आई है उस वक्त से ही हम देखेंगे तो सियासी बिसातें बिछती रही हैं, लेकिन उस ज़माने में जो है ईमानदारी भी थी, दयानतदारी भी थी,
लेकिन हमने देखा कि 90 की दहाई के बाद जब से बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, उस वक्त से इस मुल्क की सियासत में दियानतदारी का ख़ात्मा और जो है सियासी चालों का, ख़ास तौर पर शतरंजी चालों का, मतलब चालाकियाँ कहिए, मकारियाँ कहिए, वो जो है गेम प्लान कहिए, एक आ रहा है एक जा रहा है, पब्लिक को लुभाया जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन किसके खिलाफ बोल शुमाली रहा हिंद की है। सियासत में तो बिल्कुल किसी किस्म का आप प्रिडिक्शन नहीं कर कोई, सकते। हाँ आप बिल्कुल किसी यकीनन किस्म की मतलब यकीनन क़यास आ रहा है या जी ये गुमान या बोले या फिर ये पेश क़ियासी बोले, आप किसी जी किस्म की पेश क़ियासी सियासी कायदीन के मुताल्लिक़ हम ख़त्ई नहीं कर सकते, क्योंकि रात में जो लीडर आरजेडी में होता है जी वो सुबह जेडीयू में चला जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल जो सुबह जेडीयू में रहता है वो शाम में आरजेडी में आ जाता है। तो इस बिल्कुल तरीके की पॉलिटिक्स जो है ख़ास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान में जी, यूपी ये, और बिहार में ये बहुत जी ज़्यादा जी, जो है बिहार और यूपी में इस बहुत किस्म की ज़्यादा सियासत का होता रहा। चलन जी बहुत ज़्यादा है। सज्जाद साहब, ये रही बात बिहार की। हम जी गुजरात का रुख करते हैं। गुजरात के बहियाल जी ताल्लुका में 9 अक्टूबर को कुछ फसादात हुए थे, वहाँ पे जी फ़िरक़े वाराना फसादात। फ़िरक़े वाराना फसादात की वजह जो थी, ये बताई जा रही है, मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट के मुताबिक जो है, जी जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये कुछ एक अखबार में भी खबर आई है इसकी। जी तो वो जो रिपोर्ट के मुताबिक 2 व्हाट्सएप स्टेटस है, जी एक आई लव मोहम्मद, जी उसके जवाब में एक आई लव महादेव। जी उसी को लेकर फ़िरक़े वाराना फसाद हो गया 9 अक्टूबर को। जी फसाद हो जाने के बाद, ये गुजरात के ढोलका ताल्लुका के बहियाल गांव का वाक़या है। वहाँ पे फसाद हो जाने के बाद जी 180 से ज़्यादा मकानात और दुकानों दुकानात जी को पुलिस आती है और मुनहदिम कर देती है गुजरात में। यकीनन देखिए, और अक्सरियत अक्सरियत क्या, 99% दुकान और मकान मुसलमानों के हैं। जी 99% दुकान और मकान मुसलमानों के हैं। मुसलमानों ने क्या, समाजी मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों ने ये इल्ज़ाम लगाया है, कहा है उन्होंने कि वहाँ पे जो हुआ है वो तासुब की बुनियाद पे की गई कार्रवाई है, एक तरफ़ा कार्रवाई है। अब देखिए, हुकूमत जो है, जो हमेशा से रहा है हुकूमत का, कि जवाब पेश करती है कि हमने इल्लीगल एंक्रोचमेंट को ख़त्म किया है। अब देखिए, हमेशा से ये जो है बीजेपी का एक बहाना बन गया है। ये जो है इज़राइल का दिया हुआ प्लान है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपको याद होगा कि जो है जब गज़ा में मज़ाहमत अपनी इंतहा पे थी, जब बच्चे गुलाइल में पत्थर रख के जो है इज़राइल के टैंकों पे पत्थर बरसाते थे, तो उसके जवाब में पत्थरबाज का भी जो है जुमला जो आया है वो भी इज़राइल से आया है। इज़राइल जो है उन बच्चों को पत्थरबाज कहता था, 7 साल की उम्र के, 8 साल की उम्र के बच्चे। जब इज़राइली टैंक उनके घरों की तरफ आते थे दंदनाते हुए, तो उनके पास मज़ाहमत का कोई रास्ता नहीं था, वो सिर्फ जो है गुलैल के सहारे उन सिपाहियों को निशाना बनाते थे। उसके बाद अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ होती थी, और जिन जिन लड़कों के बारे में इज़राइल को ये जो है शुबा होता था कि ये मज़ाहमतकार है, तो फिर उसके घर को गिरा दिया जाता था। सीधे सीधे इज़राइली जो है बिल्डोज़र गज़ा की गलियों में दाखिल हो जाते और उनके घरों को गिराया जाता। आलमी अदालत ने भी कहा था कि एक शख्स की सज़ा इज्तिमाई जो है सज़ा नहीं दी जा सकती, एक शख्स की सज़ा पूरे घर को नहीं दी जा सकती, ये आलमी अदालत ने भी कहा था। और हमारा मुल्क का सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आप एक शख्स की सज़ा, इज्तिमाई सज़ा आप नहीं दे सकते। तो यहाँ अब ये जो है, ये यूपी में भी हो गया, आसाम में भी, जो आसाम में बीजेपी की हुकूमत है, यूपी में बीजेपी की हुकूमत है, गुजरात में बीजेपी की हुकूमत है, तो इनके हौसले बढ़ रहे हैं। इनमें शरपसंदी सफ़ा की बहुत ज़्यादा जो है ऐसा मालूम होता है कि औद कर आई है। इंसानियत, जैसे कि आज़म खान कह रहे थे कि इंसानियत ऐसा मालूम होता है कि अब ख़त्म हो गई है, आदमियत अब ख़त्म हो गई है। यकीनन देखिए, कुछ बातें होती हैं, झड़पें होती हैं, फ़िरक़ा वाराना माहौल बनता है, उसको कंट्रोल करना और लोगों में जो है फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की फ़ज़ा पैदा करना, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन फ़िरक़ा वाराना फ़ज़ा पैदा करने के बजाय अगर इंतज़ामिया बिल्डोज़र लेके दंदनाते हुए मुस्लिम महलों में घुस जाएगी, घर गिराए जाएंगे,
तो वक्ती तौर पे तो उन्होंने एक पूरी फैमिली को बेघर कर दिया, छत उनके सरों से छत छीन ली गई। लेकिन क्या उनके दिलों में जो नफ़रत भर गई है उसको आप ख़त्म कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बरेली में भी आपको याद होगा जी कि जो है इस तशद्दुद के बाद बरेली में जब जुमा के दिन जो है एहतजाज किया था, वहाँ पे जो है मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की जो है क़यादत में एक एहतजाज किया गया था। वहाँ की जामिया मस्जिद से वहाँ के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में एक जलसा मुनक़्क़िद करने की कोशिश की गई थी। तो पुलिस ने नारा लगाने वाले बच्चों पे अंधाधुंध, जो बच्चे जो है तकबीर के नारे लगाते हुए जा रहे थे मस्जिद से इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड की तरफ, उन पे बेदर्दी के साथ लाठियाँ बरसाई गई थी। फिर बच्चों को गिरफ़्तार किया गया। कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था ज़बी साहब, जिसमें कहा गया कि कोई इमाम नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसको धर लिया गया। कोई बच्चा दूध लाने के लिए जा रहा था, उसको धर लिया गया। कोई मज़दूर मज़दूरी करके वो अपने घर आ रहा था, मुसलमानों की बात है ये, जी उसको धर लिया गया। कुछ बच्चे जो है स्कूल जा रहे थे या स्कूल से आ रहे थे, उनको धर लिया गया। रास्ते में जो मिला उसको जो है पुलिस ने पकड़ा। अब पुलिस ये कहती है कि 80 जवानों को हमने पत्थरों के साथ पकड़ा है। जी अब आप अलमिया देखिए आप ये। और फिर उसके बाद जो बुलडोज़र का सिलसिला चला है, उस वक्त से लेके लोग कहते हैं कि मुसलमानों की गलियों में बुलडोज़र आता है, सुबह एक घर गिराता है, चला जाता है। इंतहाई खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दी गई है। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो मुसलमानों पे इतना खौफ मुसल्लत करना चाहते हैं कि आगे वो जो है हिम्मत ना कर सकें मज़ाहिमत की। जी देखिए ये घरों पे आप बुलडोज़र चलाएंगे तो वही सूरत हाल अब गुजरात में भी आई है। एक गांव में फसाद हुआ तो फसाद ख़त्म करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी ज़िम्मेदारी ये थोड़ी है कि आप घर गिरा दें, लोगों के घरों से सरों से छत छीन लें और जो है आप फ़ख्र की बात करें कि हमने जो है इनको सबक सिखाया है, इनको जो है रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। तो ये देखिए ये होने वाली बात नहीं है। यकीनन वक्ती तौर पे तो आपने लोगों के घर गिरा दिए, दुकानें गिरा दी, लेकिन इसका खमियाजा पूरी की पूरी नस्ल को भुगतना पड़ता है। यकीनन जी क्योंकि घर बनाने के लिए जी, बरसों सदियों बिल्कुल बिल्कुल उम्रें गुजर जाती है, और गुजर उसको जाते हैं। ढाने के लिए इंतज़ामिया को 5 से जी 10 मिनट का वक्फा लगता है। जी बिल्कुल और सदियों का उसका जो सालों का जो जी ख्वाब है, वो ख्वाब को इंतज़ामिया चकनाचूर कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश है। जी जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई, उन्होंने सख्त सरजनिश इस मामले में की है। उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि ये जो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, और वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, वहाँ पर कानून रूल ऑफ लॉ जो है वो वहाँ पर बिल्कुल नदारत है। और फिर अपनी मनमानी काम किया जा रहा है, ख़ास तौर पर अक़लियतों और दलितों के साथ ये जी सिलसिला जुल्म और ज़्यादतियों का जारी है। क्योंकि हमें इशारा मिल गया, इसीलिए सरसरी तौर पर चंद खबरें हैं जो मैं आप लोगों को नज़र कर दूंगा। ये खबर तो ये है कि बागपत की गंगावली गांव के रहने वाले एक इब्राहिम इमाम है, मस्जिद के इमाम हैं। वो अपनी मस्जिद को इमाम नमाज के लिए उस वक्त जब देवबंद में आमिर ख़ान मुत्तक़ी जो हैं, अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो देवबंद के दौरे पे थे। उसी दौरान का ये वाक़या है कि बागपत में एक घर में 30 साला जो इमाम साहब हैं, उनकी बीवी और 5 साला उनकी बच्ची, 2 साला एक बच्ची, 5 साला बच्ची सूफिया और 2 साला बच्चा सोमिया को क़त्ल कर दिया गया, बेरहमी से मार दिया गया अहलिया के साथ इमाम साहब की। ये उत्तर प्रदेश के बागपत का है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि जुर्म जो है, मुजरिमीन जो है वो सफ़े से मतलब मिट गए, ख़त्म हो गए। उसके बावजूद भी मुसलमानों को मुसलसिल या तो पुलिस इनकाउंटर में निशाना बनाया जा रहा है, या इंतज़ामिया की जानिब से बुलडोज़र के हवाले से निशाना बनाया जा रहा है, या फिर गैर समाजी अनासिर जो है इस तरह बेदर्दाना क़त्ल अंजाम दे रहे हैं। और एक खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के दामों का ये वाक़या है, जहाँ पर एक OBC नौजवान को एक ब्राह्मण जो है अनुज पांडे जो है, उनके पाँव धोने पर इसलिए मजबूर किया गया कि उन्होंने एक AI एडिटेड जो है वो एक
वीडियो जो है गले में जो जूतियों की माला होती है वो पहनाया हुआ जो है वो पोस्ट किया था। इसीलिए पुरुषोत्तम कुशवाहा जो ओबीसी नौजवान है उसके साथ ज़्यादती की गई। मध्य प्रदेश का ये वाक़या, जैसा कि हम बात कर रहे थे मैं और सज्जाद साहब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज का नौजवान जो है वो मुसलसिल जो है ये इन हिंदुत्व ताकतों का निशाना बना हुआ है। उसको पैर धोने पड़े, माफ़ी मांगनी पड़ी और उस नौजवान को पैर धोने पड़े। और एक ये खबर ये है कि आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप जो है उन्हें और इंडिया टुडे ग्रुप के अरुण पुरी को वाल्मीकि समाज के खिलाफ में तौहीन आमेज रिमार्क्स करने की वजह से दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यकीनन जब गोदी मीडिया बेलगाम हो जाता है तो इस तरीके के वाक़या जो है रौनुमा हो जाना जो है वो फितरी बात है। जिस तरीके से बेलगामी के साथ ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, ख़ास तौर पर न्यूज़ एंकर्स जो है वो जो उनकी गुफ्तगू है बेलगाम गुफ्तगू, उसके हवाले से यकीनन इस तरीके के मुकदमात तो दर्ज होना लाजमी है। प्रियांक खरगे जो हमारे एआईसीसी के खरगे साहब जो हैं, उनके फर्जंद मल्लिकार्जुन खरगे उनके बेटे जो हैं, वजीर भी हैं और वो वज़ीर भी हैं, एमएलए भी हैं कर्नाटका असम्बली में। उन्होंने आरएसएस पर इम्तना आयद करने का मतालबा चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया से किया है। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, यकीनन ये जो है ये खबर बड़ी दिलचस्प है कि खरगे के कर्नाटक के वजीर ने कहा कि आरएसएस अपनी शाखाएं स्कूलों में, महल्लों में और इलाकों में बहुत तेज़ी से फैला रहा है और आरएसएस पे कर्नाटक पे बैन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जो है वहाँ के बच्चों को, वहाँ की नई नस्ल को जो है मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी कम्युनिटीज़ के हवाले से वो अपने नज़रियात को जो है नई नस्ल पे थोप कर दूसरी कम्युनिटीज़ के हवाले से उनको उनमें नफ़रत भरने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन पे बैन लगाना ज़रूरी है। यकीनन इस तरीके के मुकदमात पहले भी कांग्रेस की जानिब से किए जा चुके हैं और मुसलसिल राहुल गांधी जो है आरएसएस को अपने निशाने पर मुसलसिल लिए हुए हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा